हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड अपने पहले लेक्चर में हम लोगों ने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एंड थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया था, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि थॉमसन भाई साहब थे गलत। फाइन, तो हमारे पास आएगा नया एटॉमिक मॉडल जिसकी हमने पिछले लेक्चर में करी थी बात, यानी कि नाम रदरफोर्ड। फाइन, सो रदरफोर्ड का ना जो एक्सपेरिमेंट है यही अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फाइन, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है यार। सबसे पहले तो गोल्ड फॉयल लेना है, यानी कि गोल्ड की सबसे पतली शीट। ना यहीं पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गोल्ड ही क्यों? बिकॉज गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल है। फाइन, जिसके कारण ये काफी पतली शीट मिल सकती है, यानी कि फॉयल मिल सकता है, यानी कि एक अच्छा ऑब्जर्वेशन देखने को मिल सकता है। फाइन, तो क्या किया था उसने, देखिए ये उसने ली गोल्ड की फॉयल। मैं मान के चल रहा हूं कि गोल्ड की फॉयल काफी पतली होगी, तो उसमें एटम्स बहुत बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करे जा सकते हैं कि कैसी स्टडी है। ठीक है ना। फाइन, खैर अभी तक हमें ये नहीं पता है कि ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं क्या चीज है। खैर इसके पीछे हमारे पास थी स्क्रीन, एंड जो बम्बार्डेशन कराई थी वो इसने कराई थी अल्फा पार्टिकल की। नाउ यहीं पे सबसे बढ़िया दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है। सबसे पहले गोल्ड फॉयल है क्यों, दूसरा क्वेश्चन अल्फा, व्हाट इज अल्फा? फाइन, सो अल्फा बेसिकली बोला जाता है हीलियम +2 आयन को, यानी कि हीलियम के न्यूक्लियाई को। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के दोनों निकल चुके हैं, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज हीलियम का न्यूक्लियस। व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज हीलियम का न्यूक्लियस। क्लियर? सो अल्टीमेटली हीलियम पार्टिकल से हम कराते हैं बम्बार्डेशन, तो क्या देखा गया कि मैक्सिमम केस में ये सीधा निकल गया। जब ये हीलियम पार्टिकल का बम्बार्डेशन इस गोल्ड शीट पे कराया, गोल्ड के फॉयल पे कराया, तब हमने क्या देखा, मैक्सिमम रेज गोज अनडेविएटेड। फाइन, यानी कि बहुत सारी रेडिएशन थी जो सीधा ही निकल रही थी। हमें कैसे पता चला बहुत सारी रेडिएशन सीधा निकल रही थी? क्योंकि स्क्रीन पे वो सीधा सीधा स्ट्राइक करके मिल रही थी। यहां से सीधा स्ट्राइक किया वहीं मिला, यहां से स्ट्राइक किया वहां मिला। एग्जैक्टली सामने मिलने के कारण हम ये बात कह सकते हैं कि एक्चुअली में रेस जो थी वो अनडेविएटेड ही जा रही थी। क्लियर? सो मैक्सिमम रेस गोस अनडेविएटेड, और ये मैक्सिमम कितनी है? यह मैक्सिमम यानी कि 19,990 आउट ऑफ 20,000। 20,000 में से 19,990 रेडिएशन सीधा ही चले गए। ठीक है ना, यानी कि वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं हुए। बहुत ही कम रेडिएशन ऐसे हैं जो हल्के से डेविएट हुए, बहुत ही कम ऐसे हैं जो हल्के से डेविएट हुए हैं। देखो मैक्सिमम जो है वो सीधा निकल गए हैं। देखो 20,000 में से 19,990, यहां पे जो मैंने दिखा रखे हैं इसमें भी दिख रहा है कि मैक्सिमम जो है वो सीधा ही चले गए हैं, यानी कि अनडेविएटेड चले गए हैं। बहुत कम जो है उनका डेविएशन हुआ है। बहुत कम कितने हैं? 20,000 में से 9। अब अगर आप टोटल करके देखो ये 19,999 हो चुके हैं, यानी कि अभी भी कुछ ऑब्जर्वेशन होना बाकी है। अरे अभी भी पिक्चर बाकी है भाई। ठीक है ना। 9 रेडिएशन 20,000 में से ये हल्का सा डेविएट करती हैं, ये हल्का सा डेविएट करती हैं। और तीसरी ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखी कि बहुत ही कम ऐसी हैं जो एज इट इज वापिस आ गई हैं। बहुत ही कम रेडिएशन ऐसी हैं जो अपने रास्ते पे वापस आ गई हैं। क्लियर? 3 तरीके की ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली। देखो 19,990 आउट ऑफ 20,000, यानी कि मैक्सिमम जितनी है लगभग 99.9% रेडिएशन जो है वो सीधा चली गई है। बहुत ही कम ऐसी हैं जो हल्का सा डेविएट करी हैं, एंड बहुत ही कम ऐसी हैं जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से होके वापस आ गई हैं। और ये कितनी हैं?
दिस इज 1 आउट ऑफ 20, वेरी वेरी फ्यू। ये जो है बिल्कुल न्यूक्लियस के पास से होके वापस आ गई हैं। 3 तरीके की अलग अलग ऑब्जर्वेशन उसने देखी, मैक्सिमम अनडेविएटेड, थोड़ा सा डेविएशन, एंड बिल्कुल पास से होके वापस आ जाना। क्लियर? नाउ अब अगर हम देखें तीनों को, इससे क्या कंक्लूजन निकाला उसने। फाइन, क्या कंक्लूजन निकाला मैं तीनों को लिखूंगा अभी, पर पहले आप समझ लीजिए इन चीजों को। मैक्सिमम गोज अनडेविएटेड, इससे उसने क्या निकाला कि मैक्सिमम जगह एटम के अंदर क्या है, खाली है। एटम के अंदर मैक्सिमम जगह क्या है, खाली। क्लियर? क्यों? जब सीधा ही जा रही है इसका मतलब एटम में कुछ है ही नहीं है, तभी तो कोई चीज सीधा निकल जाएगी। आप किसी भी रास्ते से सीधा कब निकल जाओगे, जब वो रास्ता खाली होगा। अरे 19,990 रेडिएशन यहां से फेंकी गई, यहां से अल्फा पार्टिकल फेंका गया, वो यहां पे जाके क्या हुआ, सीधा यहां से निकल गया। इसका मतलब मैक्सिमम जगह एटम के अंदर क्या है, खाली है। क्लियर? अब बहुत ही कम ऐसी थी जो डेविएट हुई। देखो बड़ी सिंपल सी बात समझो, डेविएशन कब होता है, ठीक है ना। वहां से बॉलर ने बॉलिंग करी और यहां से कट, ये डेविएट कब होता है, जब रिपल्शन होती है। देखो अगर तो अट्रैक्शन होगी तो वहां से कोई भी चीज आ रही है, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं पकड़ के रख लूंगा। ये डेविएट तभी होगी अगर यहां से आती हुई चीज मेरे पास से डेविएट होके तभी निकल जाएगी, अगर मैं उसे रिपेल करूंगा। इसका मतलब यहां पे ध्यान से समझिए जरा, ये पार्टिकल यहां से होता हुआ आ रहा है, यहां पे आगे हल्का सा डेविएट हुआ, यहां पूरी तेजी से आता हुआ, यहां पे आगे हल्का सा डेविएट हुआ। इसका मतलब क्या है, इसने इसे रिपल्शन दिया है। ये अल्फा पार्टिकल सीधा आ रहा है और ये यहां पे ऐसे बेंड हो गया, इसका मतलब इसने इसे रिपल्शन दिया है। सम सॉर्ट ऑफ रिपल्शन इज टेकिंग प्लेस। अब अगर रिपल्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा होगा, सोचो जरा। रिपल्शन किस किस के बीच में होता है, सेम टाइप ऑफ चार्जेस होने चाहिए, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ, तभी रिपल्शन होगा। ये कौन है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को हमने इतना तो समझ ही लिया, अल्फा पार्टिकल हीलियम +2 चार्ज को कहा जाता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम +2 चार्ज को कहा जाता है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल यहाँ पे फेंका जा रहा है, जिससे बम्बार्डेशन कराई जा रही है, ये प्लस चार्ज का बंदा है। अगर ये प्लस चार्ज का बंदा है, यहां पे आगे रिपेल हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, प्लस। इट मींस यहां से एक कंक्लूजन निकलेगा, देयर इज समथिंग पॉजिटिव प्रेजेंट इनसाइड द एटम। एक एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर प्रेजेंट है। एक एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर प्रेजेंट है। ध्यान रखिए इस बात का। क्लियर हो गया ये बात? फाइन। मैक्सिमम जगह खाली है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। तीसरा, यहां से थर्ड कंक्लूजन हमारे पास क्या आता है, ये इसके पास से होके बिल्कुल वापस चला गया। इसका मतलब ये काफी हार्ड है, काफी कंसंट्रेटेड है। समझो जरा, समझिए जरा, ये कागज की दीवार है, ये कागज की दीवार है और यहां से हमारे भाई साहब, सपोज निखिल भाई साहब भागते हुए आ रहे हैं और ये पूरी तेजी से, ये सामने कागज की दीवार है, क्या होगा, इसको फाड़ के बीच में से निकल जाएंगे। फटा पोस्टर, निकला हीरो। बिल्कुल। तो ये जब कागज की दीवार है, बड़ी सिंपल सी बात है, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये अगर बहुत हल्का सा पार्टिकल होगा, इसको उड़ा के ले जाएगा, स्पीड उसको उड़ा के ले जाएगी। पर अगर ये दीवार है और यहां से एक बंदा भागता हुआ जा रहा है, क्या होगा, दीवार पे स्ट्राइक करेगा और रिट्रेसेस बैक इट्स पाथ, अपने पाथ पे वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज सामने वाली काफी ज्यादा हार्ड है, काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। क्लियर? तो अल्टीमेटली यहां से ये पार्टिकल काफी पास में से होता हुआ वापस आ रहा है, यानी कि इसने काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन दिया है। ये बंदा इतना हल्के में लेने वाला नहीं है, आप इसे इतना हल्के में नहीं ले सकते कि ये उड़ा के ले जाएगा अपनी स्पीड के कारण, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये काफी हार्ड है, काफी कंसंट्रेटेड है और इतनी अच्छी खासी रिपल्शन, सॉलिड रिपल्शन दे सकता है कि ये वापस चला जाए। क्लियर? कोई दिक्कत? सो ये 3 ऑब्जर्वेशंस से 3 पर्टिकुलरली कंक्लूजन मिले। फाइन, हम इनको लिखते हैं। फाइन, आप ये सारे का सारा डायग्राम बना लीजिए, इन तीनों के तीनों ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स को लिखते हैं, एंड सम अनदर कंक्लूजन्स जो हमें मिले हैं उनको भी लिखेंगे। फाइन, तो ये सारे का सारा पहले बना लीजिए। आई विल क्विकली राइट ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स फ्रॉम इट।
सो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आया, 3 ऑब्जर्वेशन आई हमारे पास। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स यानी कि 19,990 आउट ऑफ 20,000 गोस अनडेविएटेड, यानी कि उनका कोई डेविएशन नहीं हुआ, वो सीधा ही चले गए। क्लियर? वेरी फ्यू का मतलब भी लिख ही लेते हैं, 9 आउट ऑफ 20,000 undergoes small deviation। फाइन, डेविएशन का पता कैसे चलता है? वो स्क्रीन पे ना किसी और जगह पे, वहां पे कह सकते हैं कि मतलब एक लाइट जल गई या एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो गया, एक ग्लो आ गया, जिससे हमें पता चल गया कि यार पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, होना यहाँ पे चाहिए था, स्ट्राइक यहाँ पे कर रहा है। फाइन, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ डेविएशन हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, वेरी फ्यू यानी कि 1 आउट ऑफ 20,000 retraces back its path। बहुत ही कम ऐसे हैं जो अपने रास्ते पे वापस मुड़ गए। फाइन, अब इन तीनों बातों से हमें क्या कंक्लूजन मिला था, एक बार फिर से कंक्लूजन चेक करेंगे, बिकॉज बढ़िया चीज है ये। ठीक है ना? सबसे पहला, इस बात से हमें क्या सीखने को मिला? इसका मतलब मैक्सिमम स्पेस inside the atom is, एक एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस क्या है? खाली है। सेकेंड चीज, अब थोड़ी बहुत डेविएशन हुई, यहां से अल्फा पार्टिकल आया, हल्का सा डेविएट करके, इसका मतलब क्या है? एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि तभी तो ये पार्टिकल आया, तभी तो ये डेविएट किया। अगर ये आने वाला पार्टिकल पॉजिटिव है, तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, आने वाला पार्टिकल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तभी तो डेविएशन होगा। क्लियर? तो अगर आने वाला पार्टिकल पॉजिटिव है, तो वहां से हम क्या लगा सकते हैं? देयर इज समथिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रेजेंट इनसाइड द एटम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रेजेंट है। ठीक है ना? कोई ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, विच इज लेटर ऑन नोन एज न्यूक्लियस, जिसको हमने बाद में क्या कहा? न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है ना? विच इज लेटर ऑन नोन एज न्यूक्लियस। तो एक ऐसी चीज प्रेजेंट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, एंड इसी बात के कारण न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। हमने पढ़ा था, पहले लेक्चर में पढ़ा था, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था जो थॉमसन था वो इलेक्ट्रॉन की क्रेडिबिलिटी लेके बैठा है, तो रदरफोर्ड जो है वो न्यूक्लियस की क्रेडिबिलिटी लेके बैठा है। क्लियर? मूव टू द तीसरा पॉइंट, वेरी फ्यू रिट्रेसेस बैक इट्स पाथ। कोई चीज वापस कब आ रही है? जब सामने वाली चीज काफी ज्यादा सॉलिड है, काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। इट मींस द न्यूक्लियस इज हाईली कंसंट्रेटेड एंड होल मास ऑफ एटम लाइज इन इट, और लगभग एटम में से सारा मास इसके अंदर ही लाई करता है। फाइन, एटम में एटम का सारा मास उस न्यूक्लियस के अंदर ही लाई करता है। ठीक है ना? तो न्यूक्लियस जो है वो काफी हाईली कंसंट्रेटेड है एंड एटम का सारा मास उसके अंदर है। क्यों? क्योंकि बाकी की सारी स्पेस हम पढ़ चुके हैं। देखो, मैक्सिमम स्पेस क्या है? खाली है। अरे खाली जगह का तो वेट होगा, इसका मतलब सारा ही मास किसका है? उस न्यूक्लियस का ही है। क्लियर? तो यहां पे एक फोर्थ कंक्लूजन भी आता है। ये तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन से ये 3 कंक्लूजन आ जाते हैं। फोर्थ कंक्लूजन कहां से आया? फोर्थ कंक्लूजन देखो आया वहां से
वो जो थॉमसन ने बोला था इलेक्ट्रॉन्स, किसी ने बोला रदरफोर्ड को, अरे भाई साहब ये जो आप लगातार थ्योरी बताते जा रहे हो, अरे ये तो बताओ कि वो जो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बोले थे वो कहाँ गए आपके? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे, आपने कहीं इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करी। तो उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट एम्प्टी स्पेस ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम की उस खाली जगह में पड़े हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? एंड उसने ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। फाइन, या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, बिकॉज उस टाइम पे ही वाज नॉट दैट मच अवेयर कि इसे प्रोटॉन्स कहना चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है, सच दैट एटम इज इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल। तो वो बात जो थॉमसन बोल के गया था इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल वाली, वो तो इसने बोल दिया कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने बोल दिया उस पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है जो उस न्यूक्लियस पे है। क्योंकि हमने ये बात तो बोल दी है कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। फाइन, तो कितना पॉजिटिव चार्ज है कि जितना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतना ही उस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? सो दीज आर द कंक्लूजन्स। इन तीनों बातों से हमारे पास ये 3 कंक्लूजन आ गए। इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसने एक्स्ट्रा बातें बोल दी हैं, कोई दिक्कत ना हो। क्या वो गलत था? कुछ तो गलत होगा, तो क्या गलत है? लेट्स हैव इट, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। चले भैया इतना सही नहीं है रदरफोर्ड, कुछ तो ये भी गलत बोल के गया होगा, लिमिटेशंस। तो देखिए जरा रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या गलती करी। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट एम्प्टी स्पेस, वो उस एम्प्टी स्पेस में पड़े हैं एंड आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अब भैया वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, ठीक है ना, और अपनी जगह पे सही है। क्योंकि हुआ क्या, जो मैक्सवेल की क्लासिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग देखो, न्यूक्लियस एक चार्ज पार्टिकल है एंड इलेक्ट्रॉन, बाहर पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। एंड मैक्सवेल की क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एक चार्ज पार्टिकल, अगर एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल यानी कि अ पार्टिकल इन मोशन, अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो रेडिएशंस एमिट करेगा, इट शुड एमिट रेडिएशंस। अगर एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल यानी कि इफ एन एक्सेलरेटेड charged particle revolves around another charged particle, then it should emit radiation. इसे रेडिएशन एमिट करनी चाहिए, ठीक है ना। एंड अगर हेंस अल्टीमेटली लूजेस एनर्जी, अगर वो रेडिएशन एमिट करेगा तो इसका मतलब यार एनर्जी लूज कर रहा है,
और अगर एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है ना, सो इलेक्ट्रॉन should fall into the nucleus and atom must collapse। और जो ये एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, जब ये अनदर चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूम रहा है, क्या होना चाहिए? घूमते घूमते इट शुड एमिट रेडिएशन एंड लूजेस एनर्जी। इसको एनर्जी छोड़ देनी चाहिए, और एनर्जी छोड़ते ये अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए एंड एटम जो है पिचक जाना चाहिए, इट शुड कोलैप्स। ऐसा कुछ होता है क्या ऐसा कुछ यार? अरे नहीं होता यार, फाइन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर अगर हम रदरफोर्ड की बात सही माने, रदरफोर्ड ने तो बोला था इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी स्पेस में पड़े हैं, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। अगर वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं तो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल लगातार घूम रहा है, घूमते घूमते एनर्जी लूज कर देनी चाहिए और न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम पिचक जाना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। फाइन, इसका मतलब रदरफोर्ड की ये बात गलत है, या फिर कह सकता हूं रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है ना, रदरफोर्ड वाज अनेबल टू explain this कि why it is happening so, why इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह पे कह सकता हूं कि उसी ऑर्बिट में घूम रहा है, उसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वो एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है या इस तरीके से कोलैप्स नहीं हो रहा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये बात रदरफोर्ड नहीं बता पाया। फाइन, और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे रदरफोर्ड के लिमिटेशन में ना मैं अक्सर यही वाला लिमिटेशन लिखवाता हूं, पर बहुत सारे लिमिटेशन लिखे जा सकते हैं। इसने लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं किया, इसने फलाना नहीं किया, इसने ये नहीं किया। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी इस चैप्टर में नई थ्योरीज आप पढ़ते जाओगे आप वो लिख सकते हो कि इसने ये एक्सप्लेन नहीं करी, इसने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बताई, इसने इलेक्ट्रॉन का लोकेशन नहीं बताया, इसने इलेक्ट्रॉन का स्पीड नहीं बताया, इसने ये नहीं बताया, इसने लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बताया। तो जो भी बातें इस चैप्टर में आगे डिस्कवर होंगी वो आप सारी इसकी लिमिटेशन में छाप के आ सकते हो। ठीक है ना, बट फॉर अ टाइम बीइंग अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो ये चीजें एक ऐसी चीज है क्लासिकली जो समझ आती है कि ऐसा नहीं हो पा रहा और रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसे कौन एक्सप्लेन करेंगे? इसे करेंगे बोहर। फाइन, जिसको हम पढ़ेंगे कल, पर उससे पहले रदरफोर्ड में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें अभी बाकी हैं। ठीक है ना, वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, लेट्स राइट द टॉपिक फर्स्ट एंड देन हम देखेंगे वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है। लेट्स हैव so let's have one of the most interesting and the advanced topic in Rutherford। ठीक है ना, ये सिर्फ कंपटीशन बिहाफ के लिए जरूरी है एंड काफी बढ़िया चीज है। लेट्स हैव इट। सो ये टॉपिक का नाम है क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, समझिए जरा अब ये क्या फंडा है क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। मैं सिर्फ एक एटम बना रहा हूं और मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां से रेडिएशन आया था, इसके जस्ट पास से होके वापस चला गया था। क्यों वापस चला गया था? क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हुए होंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। मैं इस आर कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूं। ये कितना पास आके इसके वापस चला गया है, तो कितना पास आके वापस चला गया, दैट इज नोन एज क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। एक अल्फा पार्टिकल जो काफी दूरी से आ रहा है, एटम के न्यूक्लियस के जस्ट पास से वापस चला गया है, तो कितना वापस चला गया है? क्लियर? फाइन, कितने डिस्टेंस से वापस चला गया है? तो यहां पे हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अरे मास नहीं लगेगा भाई, मास नहीं लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइएगा। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी इस पॉइंट पे, फाइन, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इनिशियल पॉइंट पड़ा है। ठीक है ना,
तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी है, शुरू का पोटेंशियल एनर्जी, शुरू का काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। देखिए शुरू में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। फाइन, तब ये R जो है वो इतना डिस्टेंस है, फाइन, यानी कि इसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लेते हैं, तो बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है ना। फाइन, ये कंपैरेटिवली बहुत बड़ा डिस्टेंस है इसके मुकाबले, तो ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ये क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। फाइन, पोटेंशियल एनर्जी k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर होता है, k तो फिक्स है हमारे पास 9 × 10⁹ Q1 चार्ज ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, देखो चार्ज ऑन द फर्स्ट पार्टिकल है +2, यानी कि हीलियम पार्टिकल के ऊपर चार्ज, जो अल्फा यहां से आ रहा है, ठीक है ना, जो अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा है वो हीलियम के ऊपर चार्ज कितना है, +2, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर, और आप इसे आसानी से ये भी कह सकते हो +2 × E, E यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19। फाइन, लिख के रखना है, लिख के रख लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, डोंट गेट कंफ्यूज। सो दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट। फाइन, m alpha is mass of alpha particle, v alpha is velocity of alpha particle. Potential energy final, so this will be k Q1 Q2 over ये वाला r square, because finally तो इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब रेडियस कितना है, इतना है। फाइन, तो कईयों के दिमाग में चल रहा होगा सर Q1 तो बता दिया, Q2 तो बता दो, तो Q2 बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियस, और हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे थे, गोल्ड के बारे में पढ़ रहे थे। फाइन, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर, क्योंकि उतना ही तो चार्ज होता है, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, Z × E। मैं इसे गोल्ड के लिए सिर्फ Z लिख के रख लेता हूं, हालांकि आई कैन पुट द वैल्यू वेरी इजीली, 79 आना चाहिए यहाँ पे। फाइन, हम यहाँ पे गोल्ड के लिए नंबर पुट कर सकते हैं 79, पर चलो लेट्स टेक इट एज Z, क्योंकि अगर ये गोल्ड नहीं है तो उसके लिए ये Z होगा। फाइन, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इस हाफ mv स्क्वायर, इस पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे ये टर्म आ जाएगी 0 भाई साहब, क्योंकि जस्ट पार्टिकल आके यहां पे रुक गया है, तभी तो वापस जाएगा। तो फाइनल पॉइंट पे तो आके पॉइंट रुक गया है, वेलोसिटी क्या हो गया, 0, वेलोसिटी 0 हो गई, तो हाफ mv स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। और ये अगर इनफाइनाइट है तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर आप यहां पे देखो ये क्या बच गया, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k, Q1 को क्या बोला गया है, 2 × E, एंड Q2 को Z × E अपॉन R, सॉरी यार ये गलत लिख दिया, ये फोर्स का लिख दिया मैंने, k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये R आना था यहाँ पे भी R आना था। फाइन, k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर ये फोर्स का है, एनर्जी का तो k Q1 Q2 ओवर सिर्फ और सिर्फ R है, ठीक है ना, ये फोर्स का होता है k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये फोर्स का होता है, एंड फोर्स को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो एनर्जी वाला बन जाएगा। क्लियर, तो ये सिर्फ k Q1 Q2 ओवर R था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहां से हमें यही R तो चाहिए अल्टीमेटली, तो ये R मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये R को इधर ले जाता हूं, ये मेरे पास बन गया है 4kZ E स्क्वायर अपॉन m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन गया है 0। फाइन, तो R मेरा क्या बन गया है, 4kZ E स्क्वायर अपॉन m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। किसको किसी की भी वैल्यू नहीं आती तो पूछ सकता है, ये रहा k, 4 तो 4 होता है, k होता है, Z आप इसका एटॉमिक नंबर पुट कर लेना जो कि गोल्ड का है 79, ठीक है ना। E जो होता है ये रहा 1.6 × 10⁻⁻19, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल
हीलियम का मास होता है 4 AMU, तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलो, ये आ गया है m अल्फा। एंड वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यार ये तो तुम्हें दी होगी। कितनी तेजी से आना चाह रहा है, सोच के देखो, जितनी ज्यादा तेजी से आएगा उतना पास तक पहुंच जाएगा ना, तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ये r छोटा आएगा। क्रॉस चेक करो, देखो इस बात को, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जितनी वेलोसिटी ज्यादा आएगी न्यूक्लियस के पास तक पहुंच जाएगा, ये r छोटा हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी ये r छोटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, क्योंकि काफी पास तक पहुंच जाएगा। इज दैट थिंग क्लियर? सो दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्मूला ऑफ रदरफोर्ड। क्लियर? चलिए एक और बताता हूं। अब जब बात ही करने लग गए हैं एडवांस टॉपिक्स की, तो एक और चीज बताता हूं बढ़िया। फाइन, यहां बना दो, वो है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये बात है साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस का जो साइज है ना, पहली बात तो ये देखो, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो रेडियस ऑफ द एटम का 1,00,000 गुना छोटा पार्ट माना जाता है। फाइन, ये चीज तो होगी ना। मैं थोड़ा सा उस चीज पे चला जाता हूं। ये फॉर्मूला तो अपना हो चुका है, कितना डिस्टेंस आया। क्लियर? सो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो है ना, वो एटम से 1,00,000 गुना छोटा होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर पूरे का पूरा ग्राउंड एटम है तो सिर्फ एक क्रिकेट की बॉल न्यूक्लियस है, इतना छोटा है न्यूक्लियस। फाइन, और रदरफोर्ड में ये भी बात कही गई थी कि आप रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मास से निकाल सकते हो। फाइन, ए को बोला जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को। और अगर आपको याद हो, इसी को तो एटॉमिक मास बोलते हैं, एंड हम उसको रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं। फाइन, तो अगर आपको मास पता है तो यहाँ पे मास को पुट करिए, क्यूब रूट लीजिए, r0 से मल्टीप्लाई करिए। नाउ द मुद्दा इज r0 इज व्हाट? r0 जो है ना 1.1 से लेके 1.4 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर तक वेरी करता है। मैं एक राउंड ऑफ लेने के लिए हमेशा इसे 1.25 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर लेके ना इसे सॉल्व कर लेता होता हूँ। जो भी अंदाजा आंसर आ जाएगा उसे 4 ऑप्शन में उस हिसाब से ढूंढ लेते हैं। जो भी अंदाजा आंसर आ जाएगा उसे 4 ऑप्शन में उस हिसाब से आंसर ढूंढ लेते हैं। जैसे लेट मी डू दिस। फाइन, सपोज आपको मास दिया गया है 64। फाइन, और आपको रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस पूछा है, तो क्या आ जाएगा? r0 64 का क्यूब, so it is 1.25 into 10⁻13 सेंटीमीटर multiplied by 64 का क्यूब, it comes out to be 4, so this is 5 into 10⁻13 सेंटीमीटर is the radius of the nucleus. Now अगर मैं आपसे पूछूं what is the radius of the atom, you have to write down in the comment section. अगर ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है तो एटम का रेडियस क्या होगा जिसका मास 64 है? कोई दिक्कत? हिंट बोर्ड पे पड़ा है, आपको दिख रहा होगा। यू हैव टू राइट डाउन द करेक्ट आंसर ऑफ द अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ द एटम। क्लियर? टिल देन लगे रहिए, मैं मिलूंगा अपने अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हमें क्या करना था? अरे बोहर। फाइन, याद है ना, बोहर पढ़ना है। क्लियर? सो अपने बोहर के लेक्चर में हम देखेंगे कि उसने ऐसा क्या कहा जो रदरफोर्ड ने नहीं कहा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए।